नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पूर्व के 4 वीडियो में हम लोगों ने वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक हमारे संसाधन का अध्याय 4 कृषि पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग उसमें दिए गए प्रश्न अभ्यास करेंगे और जानेंगे किस प्रश्न का उत्तर किस तरह से देना है। बच्चों, सबसे पहले 1 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में ही है कृषि एक क्रिया है। कैसी क्रिया है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नंबर 2, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? भारत की कुल भूमि का 75% कृषि योग्य है। नंबर 3, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में खेती कहते हैं। मतलब कौन सा खेती कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। नंबर 4, चाय, कॉफी, रबर कृषि की फसलें हैं। तो चाय, कॉफी, रबर रोपण कृषि की फसलें हैं। नंबर 5, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अब प्रश्न 2 है, सही उत्तर लिखें। पहला है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। क कपास, ख पटसन, ग गन्ना या घ सोना। बच्चों, सुनहरा रेशा के नाम से पटसन जाना जाता है। प्रश्न 2, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, इथोपिया, ब्राजील या कोलंबिया? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग या चिकमंगलूर या दक्कन पठार या पंजाब? भारत में चाय उत्पादन के लिए दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? जीवन निर्वाह, जलवासी पशुचारण, रोपण या वाणिज्यिक कृषि? बच्चों, चावल जीवन निर्वाह कृषि की प्रमुख फसल है। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। पहला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। प्रश्न 2, प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण कृषि, खनन, मछली पालन और पशुपालन है। नंबर 3, जलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? बच्चों, जलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। प्रश्न 4, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो जूट के मुख्य उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम है। अब देखिए है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर अधिक से अधिक 25 शब्दों में देना है। कृषि से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, कृषि में फसल और फल का उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन का काम होता है। यह विश्व का सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न 2, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जीवन निर्वाह कृषि में किसान फसल का उत्पादन एवं पशुपालन सिर्फ अपने एवं अपने आश्रितों के भरण पोषण मतलब जीवन यापन के लिए करते हैं, जबकि वाणिज्यिक कृषि में किसान फसल का उत्पादन एवं पशुपालन आर्थिक लाभ कमाने के लिए करते हैं। अपने परिवार का भरण पोषण के बाद उन्हें आर्थिक लाभ के लिए भी मौका मिलता है, बेचने के लिए अधिक फसल होता है। प्रश्न 3, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? भारत में अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। इन खेतों में उपज उतनी ही होती है जितने में आश्रितों का भरण पोषण हो जाता है। बच्चों, कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगती, छोटे छोटे औजारों से ही काम हो जाता है और जनसंख्या अधिक होने के कारण सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है।
प्रश्न 4, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कृषि, और वाणिज्यिक कृषि का ही एक भाग है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। इसमें कृषि कार्य व्यापार के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। तो आप इसका एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। अब देखिए 5 नंबर है, अंतर बताएं। रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है? बच्चों, रोपण कृषि में एकल फसल उगाई जाती है, मतलब एक ही तरह का फसल लगाया जाता है। उत्पादों का व्यापार दूर दूर तक होता है, विदेशों में भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसके उत्पादों का उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। सभी फसल निर्यात आधारित होते हैं, अतः यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है, गाड़ियाँ चलती हैं इनके लिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें व्यापार के लिए विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, हम कहें कि रोपण कृषि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि अपने देश के ही अंदर आसपास के बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है। अब अंतर बताना है विटीकल्चर और हार्टिकल्चर में। बच्चों, अंगूरों का उत्पादन अर्थात बुआई, पोषण, देखरेख, फल उत्पादन का अध्ययन और प्रबंधन विटीकल्चर कहलाता है। ये अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है। जबकि अन्य फसलों, सब्जी, पेड़, सुगंधित और मसाले वाली फसलों तथा फूल का उत्पादन अर्थात उनका बुआई, पोषण, देखरेख, फल उत्पादन का अध्ययन और प्रबंधन हार्टिकल्चर कहलाता है। अब देखिए कारण बताना है, कारण बताएं। 6 नंबर, रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। हाँ, रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। उत्पादों का व्यापार दूर दूर तक होता है, विदेशों में भी किया जाता है। इस कृषि का उद्देश्य ही वाणिज्य करना है, मतलब व्यापार करना है। व्यापार करने के लिए इस कृषि को किया जाता है, इसलिए यह एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। बच्चों, 6 नंबर कारण बताएं। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, मतलब क्यों कहा जाता है? पटसन के रेशे सुंदर, सुदृढ़ पर कुछ सुनहरे रंग के होते हैं। सोने की तरह इनका रंग सुनहरा होता है, इसलिए इन्हें सुनहरा रेशा कहा जाता है। बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर कुछ लंबा एक पन्ने में दिया जा सकता है। बच्चों, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। और दूसरे प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की फसलों एवं उनके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को दर्शाते हुए एक सारणी चार्ट पेपर में बनाइए। तो बच्चों, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा आप पूर्व वीडियो में सुन चुके हैं, पुस्तक में भी पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको लिखना है। और यहाँ जो चार्ट बनाने की बात कही गई है, किस तरह हम चार्ट पेपर में विभिन्न प्रकार की फसलों उनके आवश्यक भौगोलिक दशाओं को दर्शाएं, ये आगे हम आपको चार्ट में दिखला रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको फिर चार्ट पेपर में बनाइएगा और विद्यालय के कक्ष में भी इसको टांगिएगा। तो देखिए, प्रमुख फसलों में यहाँ प्रमुख फसलें दी हुई है, जैसे चावल, गेहूँ, मिलेट। उनकी भौगोलिक दशा एक स्थान पर मैंने दे दिया है। इसके उत्पादक देश कौन कौन से हैं और भारत में उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो आप वीडियो को रोककर इसको आराम से देखिएगा और इस तरह का चार्ट आपको भी बनाना है। आप चार्ट बना लेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे की चार्ट में मक्का, कपास और पटसन का भौगोलिक दशा, उत्पादक देश और भारत के उत्पादक राज्य में दिया गया है। इसको भी आप ध्यान से देखिए। भौगोलिक दशा में तापमान, वर्षा और मिट्टी के बारे में और जमीन के प्रकार के बारे में ही बतलाया गया है। और विश्व में उत्पादक देश को दिया गया है और भारत में उत्पादक राज्य को दिया गया है। आप यहाँ बच्चों प्रमुख फसलों में कॉफ़ी और चाय के बारे में दिया गया है भी। कॉफ़ी में कितने तापमान चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए, ये बताया गया है। चाय में भी वही बताया गया है। और विश्व में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है, भारत में कौन कौन से उत्पादक राज्य यहाँ बताया गया है। तो इस तरह का ही चार्ट पेपर में आपको तैयार करना है। जब आप चार्ट पेपर में तैयार करेंगे तो आपकी समझ बढ़ जाएगी।
तो इसको अवश्य करिएगा बच्चों। अब देखिए कार्य परियोजना है, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। पहला है विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि को विश्व का राजनैतिक मानचित्र पर 2 अलग रंगों द्वारा प्रदर्शित करें। दूसरा है विश्व के रेखांकित मानचित्र पर 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करें। और तीसरा है विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर गेहूं तथा कपास उत्पादक प्रमुख देशों को अलग अलग चिन्हों से प्रदर्शित करें। बच्चों आप इसके 4 वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मानचित्र पर दर्शा दिया गया है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। आप उनको ध्यान से देखना है और इस कार्य परियोजना को पूरी करके शिक्षक को दिखलाना है। तो बच्चों ये कार्य परियोजना को जरूर आप कीजिएगा, इससे आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी। तो बच्चों ध्यान से पढ़ते रहिए, लिखने का अभ्यास जारी रहिए, खेलिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।